कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगी। जैसे मैंने शुरू में दिखाया था, ये हो सकता है अल्काइल हैलाइड, ये हो सकता है अल्कोहल, ये हो सकता है ईथर, ये हो सकता है प्राइमरी अमीन, ये हो सकता है सेकेंडरी अमीन, इवन ये हो सकता है टर्सरी अमीन। इसमें सभी को ध्यान से देखो तो कार्बन की बॉन्डिंग इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है। इवन अगर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला केस भी ले लिया और अगर मैंने एल्डिहाइड सोचा, अगर मैंने एसिड हैलाइड सोचा, अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड सोची, एस्टर सोचा, एसिड एनहाइड्राइड सोचा, इवन अगर मैंने प्राइमरी अमाइड सोचा, सेकेंडरी अमाइड सोचा, टर्सरी अमाइड सोचा, इनमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी कार्बन की बॉन्डिंग इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैचमेंट है। अगर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का भी केस ले लिया, यहाँ पे अगर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन केस ले लिया, इवन मैंने इमीन सोच ली, इवन मैंने अल्काइल इमीन सोच ली, इवन आपने ऑक्सीजन सोच लिया, इवन आपने हाइड्रोजन सोच लिया, इवन इसका कोई डेरिवेटिव फिनिल हाइड्रोजन सोच लिया, फिनिल हाइड्रोजन सोच लिया, 2,4,9 फिनिल हाइड्रोजन सोच लिया, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन के साथ है। तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है। तो इसका मतलब अगर कभी बॉन्ड की ब्रेकिंग होने वाली होगी तो इन केसेस में जो हम बॉन्ड की ब्रेकिंग सोचेंगे वो ऑल आर हेटेरोलिटिक, और जिस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो इंटरमीडिएट हमेशा होगा कार्बोकैटायन। इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर कार्बन की बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो गई, जैसे हेलोजन के साथ हो गई, ऑक्सीजन के साथ हो गई, नाइट्रोजन के साथ हो गई, सल्फर के साथ हो गई, तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे और खींचने के साथ कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे और खुद के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जिस तरह का चार्ज का फॉर्मेशन होगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह की बॉन्ड फिशन को मैंने पहले बोला ये होता है हेटेरोलिटिक। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जिस तरह से सोचते हैं वो होती है हेटेरोलिसिस, कि हेटेरोलिसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम कार्बोकैटायन के बारे में अगर एनालाइज करें कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब अगर मैं फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बात सोचता हूँ कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है, तो फॉर्मेशन इन्हीं में से कोई ना कोई मॉलिक्यूल से होगा। तो इसका अगर मैं कार्बन और हेलोजन ले रहे हैं तो इसका मतलब हम अल्काइल हैलाइड से हेलोजन निकालकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन सोच सकते हैं। क्लियर? तो अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो जनरली इस पर्टिकुलर के लिए लेविस एसिड लेते हैं। क्लियर? जैसे AlCl3 ले लिया। लेकिन अगर टर्सरी नेचर का है, क्लियर, टर्सरी नेचर का है तो डायरेक्ट वाटर के अंदर भी ये पर्टिकुलर टूट जाता है। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड हो तो टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड के लिए बाहर से कोई रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने वाटर रखा, अल्कोहल रखा, उसके अंदर भी टूट जाते हैं और टूटने के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं आपके पास होता ब्यूटाइल क्लोराइड या पेंटाइल क्लोराइड तो उस पर्टिकुलर के लिए कोई लेविस एसिड लेते हैं। जैसे AlCl3 ले लें तो उस पर्टिकुलर हेलोजन को निकालकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे हम रिएक्शन करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस वगैरह में। क्लियर? तो अल्काइल हैलाइड से हेलोजन निकलकर ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। इवन अगर मैंने अल्कोहल ले लिया तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अल्कोहल के ऊपर भी अगर मैं प्रोटोनेशन कर दूं तो ये वाटर के रूप में निकल जाएगा और वाटर के रूप में निकलकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। तो अल्कोहल से भी हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इवन अगर ईथर होता तो ईथर से भी ROR और इसके ऊपर भी प्रोटोनेशन कर दें तो ये पार्ट अल्कोहल के रूप में निकल जाएगा और अल्कोहल के रूप में निकल के यहाँ भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर? तो इनमें से कोई भी लेकर हम कार्बोकैटायन सोच सकते हैं। इवन अगर आपने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला केस लिया और इनमें से कोई भी ले लें, चाहे जनरली एल्डिहाइड लें, कीटोन लें, एसिड लें, एस्टर लें, एनहाइड्राइड लें, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लोगे, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लोगे, क्लियर, जनरली एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं और इसके ऊपर अगर मैंने H+ का रिएक्शन करा दिया इसका लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर लेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। और इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद जिस तरह का स्पेसीज फॉर्म होगी दे आर कार्बोकैटायन। भले ही कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है लेकिन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट ही था कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, इवन अगर मैंने ये वाला केस ले लिया तो भी
अगर इसका लोन पर अटैक कर ले इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हम सोच सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स हो सकता है, अल्कोहल्स हो सकता है, ईथर्स हो सकता है, इवन एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर थीसिस भी हो सकता है। इवन आपने कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वाले केस से भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप अगर अल्कीन सोचते हो, अल्कीन के ऊपर भी अगर मैं प्रोटोनेशन कर दूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करके भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर? तो अल्कीन्स के ऊपर भी प्रोटोनेशन से, अल्कीन के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक से हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन समझ सकते हैं। इवन अगर अल्काइन भी हो तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसके ऊपर भी प्रोटोनेशन कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करके यहाँ भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा और ये इंटरमीडिएट भी होगा कार्बोकेटायन। तो इवन अल्कीन्स अल्काइंस में भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि कार्बोकेटायन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। इवन अगर एरोमेटिक कंपाउंड भी हो, इवन ये अगर एरोमेटिक कंपाउंड भी हो और इस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर भी अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दें, जैसे NO2 का अटैक करा दें नाइट्रेशन में, Cl प्लस का अटैक करा दें क्लोरीनेशन में, अगर आपने SO3H का अटैक करा दिया सल्फोनेशन में, R का अटैक करा दें अल्काइलेशन में, SUR का अटैक करा दें एसाइलेशन में, तो इससे भी जो हम इंटरमीडिएट बनाने वाले हैं वो इंटरमीडिएट भी यहाँ पे होता है कार्बोकेटायन। भले ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाए, लेकिन पहले लेवल पे जिस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो इंटरमीडिएट यहाँ भी होगा कार्बोकेटायन। बहुत सारे न्यू रिएक्शन हैं जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, उसके अंदर भी जिसका फॉर्मेशन करते हैं वो होता है कार्बोकेटायन। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या था कि ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स सिस्टम में है जहाँ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है या जहाँ पे एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनका अटैक किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम के ऊपर होता है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहला फैक्टर जो हम लेके चलेंगे वो होगा एरोमेटिसिटी। मतलब अगर कंपाउंड कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। एरोमेटिसिटी सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज एरोमेटाइजेशन का पार्ट तो नहीं है। जैसे अगर आपने ले लिया ट्रोपाइलियम आयन, तो ये ट्रोपाइलियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है। एरोमेटिक किसको बोलते हैं? सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 और sp मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 होना चाहिए। अगर मैंने n की वैल्यू 1 कर दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 और यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। इवन अगर मैं 3 मेंबर रिंग वाला भी केस सोचूं और ऐसा सोचता हूँ तो इस पर्टिकुलर की स्टेबिलिटी भी है क्योंकि ये कंपाउंड भी साइक्लिक है, sp2 है, प्लानर है, 4n+2 है, मतलब ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। इन दोनों की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर इन दोनों में तुलना करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है। मतलब अगर एरोमेटिसिटी से डिसाइड ना हो तो दूसरा देखना है रेजोनेंस, दूसरा देखना है रेजोनेंस कि क्या सिस्टम में रेजोनेंस नहीं है, और अगर रेजोनेंस है तो उसमें पावर कि कहीं डोनेशन स्ट्रॉन्ग प्लस एम वाले के द्वारा हो रहा है या डोनेशन वीक प्लस एम के द्वारा हो रहा है। अगर डोनेशन स्ट्रॉन्ग प्लस एम के द्वारा है तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी, अगर वीक प्लस एम के द्वारा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो पहले लेवल में हमको सोचना है एरोमेटिसिटी, दूसरे लेवल पे हमें सोचना है रेजोनेंस। रेजोनेंस में स्ट्रॉन्ग प्लस एम फिर वीक प्लस एम, मतलब पहले अगर एम है तो एम का पावर कितना ज्यादा है। जैसे मान लो अगर कभी केस ऐसा पूछ दे कि CH2 प्लस और यहाँ पर लगा OH, और अगर आपसे पूछ लें कि CH2 प्लस और यहाँ कर दे CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लस एम का पावर कम है और इस पर्टिकुलर प्लस एम का पावर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट का कंप्लीशन हो रहा है। इसलिए जिसकी बात करेंगे वो होगा ये कार्बोकेटायन, जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। भले यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है और यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है,
क्योंकि इस पर्टिकुलर OH का प्लस M बहुत ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्लस M कम है, इसलिए हमने किसको देखा, पावर। कि पहले लेवल पे एरोमेटिसिटी देखो, दूसरे लेवल पे रेजोनेंस देखो। रेजोनेंस के बाद हमें जो देखना है वो देखना है हाइपर कंजुगेशन। कि हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड करना है कि जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस की तरह ही है, बस उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। द फर्स्ट एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। जैसे अगर मान लो आपसे पूछ ले एक कार्बोकेटायन ये है, एक कार्बोकेटायन ये है और एक कार्बोकेटायन ये, तो इस केस में 3 3 3 9 हाइपर कंजुगेशन, इस केस में 3 3 6 हाइपर कंजुगेशन और इस केस में केवल 3, इसमें केवल 3 हाइपर कंजुगेशन। इसलिए आप क्या कहोगे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। मतलब पहले देखिए एरोमेटिसिटी, फिर देखिए रेजोनेंस, फिर देखिए हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बाद जिसकी पावर की बात करते हैं वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, प्लस आई। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसी कार्बोकेटायंस में अगर मान लो प्लस M प्लस आई के बेसिस पे देखा जाता है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर में 3 प्लस आई हैं, इस पर्टिकुलर में 2 प्लस आई हैं और यहाँ पे आपने देखा केवल 1 प्लस आई है। तो इसका इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पहले आपको हाइपर कंजुगेशन सोचने हैं, आपके दिमाग में जो ऑर्डर चलना चाहिए वो चलना चाहिए एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और एक चीज जो हमेशा दिमाग में रखनी है वो होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के बाद क्लियर वो सोचना है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसा दिखाई देगा कि कंपाउंड में रेजोनेंस है, लेकिन ओरिजिनली ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड केवल हाइपोथेटिकल हैं, इनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो तुरंत डाइवराइज कर जाते हैं, तुरंत डाइवराइज कर जाते हैं। इसलिए इस तरह के कोई कंपाउंड हो जो एंटी एरोमेटिक हो, मतलब साइक्लिक हो, sp2 हो, प्लेनर हो और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस तरह के कंपाउंड बोला जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और इनकी स्टेबिलिटी जितने भी कार्बोकेटायन आप सोच सकते हो उन सारे कार्बोकेटायन से कम स्टेबल होते हैं। इवन डबल बॉन्ड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो उससे भी कम स्टेबल होगा। लेकिन हमेशा केयरफुल रहिएगा कि अगर सिस्टम में कोई एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन लिखा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन हमेशा ही सिस्टम के लास्ट में जाएगा। तो सबसे पहला एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर कहीं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आए तो हमेशा केयरफुल होइए, ये कार्बोकेटायन इन सभी से लास्ट में, मतलब इसको कहीं भी ऐसा नहीं सोचना है कि सिस्टम में रेजोनेंस है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि ये सिस्टम रेजोनेंस नहीं दिखाता है और इस तरह के सिस्टम को हम लास्ट में रखते हैं। क्लियर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लास्ट में चले जाएंगे। क्लियर। स्टेबिलिटी के बाद अगर बात करें कि क्या इस कार्बोकेटायन के पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी है रीअरेंजमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर वो लेस स्टेबल है तो वो अपने हाइड्राइड को, मिथाइल को, फिनाइल को या बॉन्ड को शिफ्ट करके अपने से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब हमें देखना है, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन है, तो जिस कार्बन के पास पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन को देखो, अगर इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास मिथाइल है, ये सिंपल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जनरली लेते हैं वो मिथाइल, तो हाइड्राइड है, मिथाइल है, फिनाइल है या इवन बॉन्ड है, इनमें से ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ से उठकर यहाँ पे चला जाए। क्लियर। और इससे जो नया कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करे वो कार्बोकेटायन कुछ इस तरह से हो, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड। मतलब अगर यहाँ का कार्बोकेटायन अपने बगल वाले कार्बन से हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड शिफ्ट करके, मतलब ये लेस स्टेबल है और ये पर्टिकुलर मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो रहा है
तो इसलिए इस केस में हमें रीअरेंजमेंट सोचनी है। जैसे मान लो अगर केस ऐसा होता कि अगर हमने ले लिया होता CH3 CH PH और CH2Cl और इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन करा रहे होते, तो वाटर का रिएक्शन करा रहे होते तो इसका मतलब सिस्टम से ये हैलोजन निकल जाएगा, हैलोजन निकलकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। और ये कार्बोकैटायन बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है, फिनाइल भी है। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसकी शिफ्टिंग करें। तो मैंने क्या बोला था, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। हमें मोर स्टेबल नहीं सोचना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन मोर एंड मोस्ट। तो हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन सोचना है, ना कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन सोचना है। तो हम थ्योरेटिकली बना लें और थ्योरेटिकली बनाने के बाद चेक कर लें कि कौन ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। जैसे अगर मान लो मैंने इस हाइड्राइड का शिफ्टिंग किया होता, तो अगर इस हाइड्राइड की शिफ्टिंग करूँ तो यहाँ से ले जाएगा CH3C प्लस PH और CH3। अगर मैंने इस मिथाइल की शिफ्टिंग की होती तो हमें मिल जाता HCPH प्लस CH2 और CH3। अगर मैंने इस फिनाइल की शिफ्टिंग किया होता तो हमें मिल जाता CH3CH प्लस CH2 और PH। तो इसका मतलब ये 3 स्टेबल कार्बोकैटायन मिले, क्लियर, जो इस कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो ये कार्बोकैटायन कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लेकर एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है। तो इनमें से ये मोस्ट स्टेबल है, लेकिन ये दोनों, ये सबस्ट्रेट था, सॉरी मैं यहाँ से ले लूँ कि यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन था, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है। तो इसका इससे ये तीनों मोर स्टेबल हैं, लेकिन तीनों में ये मोस्ट स्टेबल है, क्लियर। और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो इस पर्टिकुलर की बात सोचेंगे, ना कि इन दोनों की बात सोचेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस है, साथ साथ 6 हाइपर कंजुगेशन। इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस है, 2 हाइपर कंजुगेशन है। इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस नहीं है और 5 हाइपर कंजुगेशन है। तो इसका मतलब जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है वो कौन सा है, ये वाला है, ना कि ये दोनों है। तो इसलिए इन दोनों का फॉर्मेशन की बात नहीं सोचनी है, हमें जिसकी फॉर्मेशन की बात सोचनी है वो फॉर्मेशन ये कार्बोकैटायन, क्लियर। तो इसलिए मैंने बोला था लेस स्टेबल कार्बोकैटायन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। कभी भी रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएं, पहले मिथाइल की शिफ्टिंग कराएं, पहले फिनाइल की शिफ्टिंग कराएं। हमेशा दिमाग में चलना चाहिए लेस स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइड्राइड से ज़्यादा मिथाइल हो जाए, जैसे मान लो कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें यहाँ पे CH3 हो, यहाँ CH3 हो, यहाँ PH हो, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, इवन मैं हाइड्रोजन भी कर दूँ, चलो यहाँ पे हाइड्राइड हो, यहाँ पे आपका CH3 हो, CH3 हो और यहाँ पे आपका OCH3 हो, क्लियर। तो अगर मैंने यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दी तो यहाँ से जब मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग करूँगा तो जो हमें कार्बोकैटायन मिलेगा वो कार्बोकैटायन होगा इस तरह का, वो कार्बोकैटायन होगा इस तरह का, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है और 5 हाइड्रोजन कंजुगेशन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से मिथाइल की शिफ्टिंग कर दी, ठीक, तो हमें जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो कार्बोकैटायन होगा CH3 CH PH CH2C पॉजिटिव O CH3 और CH3, जिसमें ऑक्सीजन का लोन पे इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा होगा। और आपको मालूम है कि OR का प्लस एम बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्लस एम। तो इसलिए ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, और जब ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट में कंप्लीशन हो रहा है, इसलिए इसी के बारे में बात हमें सोचनी है। हमें इस कार्बोकैटायन के बारे में बात नहीं सोचनी है। मतलब हमें कभी रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हाइड्राइड की शिफ्टिंग ज़्यादा होती है, मिथाइल की शिफ्टिंग स्लो होती है, फिनाइल की शिफ्टिंग स्लो होती है। हमेशा दिमाग में होना चाहिए लेस स्टेबल कार्बोकैटायन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर ये पिक्चर दिमाग में बैठ गया तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक बॉन्ड की जब बात करते हैं वो पर्टिकुलर बॉन्ड हो सकता है, जैसे अगर आपने 3 मेंबर रिंग लिया और 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को किसी भी तरह से रीअरेंज करके चाहेगा कि अपने स्ट्रेन को ये खत्म कर दे। तो मैंने बोला था कि जिस कार्बन के पास पॉजिटिव है उसी के जस्ट बगल वाले कार्बन से हमें इलेक्ट्रॉन को पहले नीचे करना है और नीचे करके इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेना है। तो मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें इस कार्बन के बारे में सोचना है या इस कार्बन के बारे में सोचना है।
अगर मैंने इस पर्टिकुलर कार्बन के बारे में सोचा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने नीचे के साइड शिफ्ट कर दिया, तो इसका यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिलकर बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाते ही जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो सिस्टम में स्ट्रेन है और केवल 4 हाइड्रोजन कंजुगेशन है, लेकिन सिस्टम में रेजोनेंस और साथ साथ स्ट्रेन खत्म। इसलिए कभी अगर 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इस पर्टिकुलर को रीअरेंज करके एलाइल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देना है। अगर मान लो कभी 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो जब 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन मिथाइल फिनाइल या बॉन्ड, तो इसके बगल में ये कार्बन है और इस कार्बन पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर बॉन्ड बना रखा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को नीचे सेट कर दो, यहाँ बना दो पॉजिटिव, यहाँ बना दो नेगेटिव और इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव से बॉन्ड बना दो। अब बॉन्ड बनाते ही हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और इसी को अगर मैं सही तरीके से लिख दूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इस पर्टिकुलर में इसका बेंड ऑर्बिटल इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी केवल बेंजाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा है। एबनॉर्मल केस थोड़ा सा जाता है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। हमने पहले ही बोल रखा है कि अगर कंपाउंड एरोमेटिसिटी दिखाता है, अगर कार्बोकैटायन एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब अगर कभी बात ट्रोपाइलियम आयन के साथ करें तो ट्रोपाइलियम आयन की स्टेबिलिटी इस कार्बोकैटायन से ज्यादा होगी। तो पहले हमें यही सोचना है एरोमेटिसिटी, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, लास्ट में बेंजाइल कार्बोकैटायन। क्लियर? तो एब्नॉर्मल केस है, बेंड ऑर्बिटल का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर कभी 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे एक्सपेंड करके हमें इस तरह का सोच लेना है। अगर कभी 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसमें स्ट्रेन नहीं होता है, इसलिए इस पर स्ट्रेन लगभग नेग्लिजिबल है क्योंकि एंगल 108 डिग्री है और होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, प्लेन होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस पर्टिकुलर में एक्सपेंशन की बात नहीं सोचते हैं। अगर ये कभी 6 मेंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें भी हम एक्सपेंशन की बात नहीं सोचते हैं, मतलब नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, जनरली कोई रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है। लेकिन अगर 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव हो तो 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव हो तो ये 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, फिर से वही कॉन्सेप्ट, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ो, इसको ऊपर कर दो और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कर दो। मतलब आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो कुछ इस तरह से बना। अब इस पर्टिकुलर को सही तरीके से लिखो तो 1 2 3 4 5 और 6, और इस 6 मेंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसके बाद यहाँ से ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर लेगा और हाइड्राइड की शिफ्टिंग करने के बाद ये इस तरह का कार्बोकैटायन बना लेगा जिसमें 2 2 3 7 हाइपर कंजुगेशन along with 3 इंडक्टिव है। तो यहाँ पे आपने देखा स्ट्रेन है 7 मेंबर रिंग, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रेन नहीं है, साथ साथ 7 हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। अगर 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके 6 मेंबर रिंग में ले आता है, लेकिन अगर 3 मेंबर हो रिंग ब्रेक हो जाती है, 4 मेंबर हो 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये केसेस हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन के, मतलब आपने रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करके 3 रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करके 6 मेंबर बना दिया। लेकिन कभी केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें 3 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पॉजिटिव हो, तो मैंने क्या बोला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, और जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है तो हमें नो रीअरेंजमेंट, जनरली रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट होता ही नहीं है, जनरली हमें रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है। क्लियर? लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें 3 मेंबर रिंग भी एक्सपेंड करके 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आपके लेवल पे सोचना है कि इसमें जनरली रीअरेंजमेंट हम ना कराएं। क्लियर? दूसरा, अगर ये 4 मेंबर रिंग होता और 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 4 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ो, इसको नीचे कर दो, इसके साथ बॉन्डिंग कर दो, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और इसी को अगर मैं सही तरीके से लिख दूँ
तो ये बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर 4 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो तो ये रिंग एक्सपेंड करके 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है। अगर ये चीज 5 मेंबर रिंग हो तो और 5 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो तो ये रिंग एक्सपेंड करके 6 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे बना लेते हैं। अगर 6 मेंबर रिंग और उसके बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ से 7 मेंबर रिंग में नहीं सोचते हैं, बल्कि यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराकर हम इस तरह का कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सोचते हैं। मतलब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 2 2 मींस 7 हाइपर कंजुगेशन। लेकिन दिमाग में ये भी क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि 6 मेंबर रिंग भी 7 मेंबर रिंग में जा सकती है, क्योंकि बेसिक क्या था, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन will convert into most stable कार्बोकेटायन। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन या मिथाइल होते हैं तो हाइड्रोजन मिथाइल की शिफ्टिंग करके हम ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल की जगह कोई ऐसा ग्रुप होता जिसकी शिफ्टिंग से रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाए, जैसे मान लो केस ऐसा सोचता हूँ जिसमें यहाँ पे मैंने 6 मेंबर रिंग लिया और इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज लिया, लेकिन इस कार्बन पे यहाँ पे लगा दिया OH। क्लियर? तो अगर मैंने यहाँ OH लगा दिया तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को नीचे शिफ्ट करूं और इसके साथ बॉन्डिंग करा दूं तो हमें जो नया कार्बोकेटायन मिल रहा है, यहाँ से देखिएगा, हमें जो नया कार्बोकेटायन मिल रहा है ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। क्लियर? ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है और ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो ये 6 मेंबर रिंग भी 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकती है। और बाद में अगर मैं प्रोटॉन को निकाल दूं तो ये 7 मेंबर साइक्लिक कीटोन बना लेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 6 मेंबर कभी भी 7 मेंबर रिंग कन्वर्ट नहीं होगा, 6 मेंबर रिंग भी 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, बशर्ते अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो रहा हो। तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमें लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को हमेशा ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ ले जाना है। तो अगर आपके दिमाग में मोस्ट स्टेबल है तो फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की औकात नहीं होगी कि वो गलत हो जाए।